दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया वाले अक्सर राजनीति पर बात करते हैं आजकल, और आजकल क्या हमेशा से पॉलिटिक्स सबसे प्रिय विषय है हमारे देश में मीडिया का। सामाजिक विषय कई बार पीछे छूट जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार मुझे लगता है कि मीडिया को मीडिया के बारे में भी बात करनी चाहिए कि मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया कैसे कर रहा है, मीडिया में क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कितने हैं, किन पर ज़्यादा भरोसा लोगों का है, किनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा गया था कि इनके आने से सब कुछ बदलेगा, और अब क्या हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमने आज सोचा कि सीधे राजनीति पर चर्चा करने के बजाय हम मीडिया पर बात करें, और खासकर सोशल मीडिया, और उसमें भी खास तौर पे इंटरनेट बेस्ड जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, खासकर यूट्यूब जैसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, इन पर बात करें। क्योंकि इनके बारे में जब ये हमारे सामने आए, समाज के सामने आए, तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया है। और जो ट्रेडिशनल मीडिया, पारंपरिक मीडिया लोगों को नजरअंदाज करता था, समाज के बड़े सवालों को नजरअंदाज करता था, सिर्फ बड़े राजनेताओं, बड़े कारपोरेट, बड़े लोग जो समाज के हैं, उनकी बात केवल किया करता था। लोगों को लगा कि अब इस नए मीडिया के आने से हालात बदलेंगे, इसीलिए इसको वैकल्पिक मीडिया के रूप में देखा जाने लगा। लोगों को लगा कि ये वाकई आम नागरिक जीवन, आम समाज के बारे में सबसे ज्यादा गहन सरोकारों को लेकर सामने आया है मीडिया, इसलिए बहुत भरोसा हुआ। और उसका असर क्या हुआ? कुछ ही वर्ष के अंदर 50% जो पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो इस मीडिया से अटैच हो गए, इस नए मीडिया से, जिसको वैकल्पिक मीडिया के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को निराशा भी होने लगी, और आज हालात ये हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर भी जनता का नहीं, जनता को जो सिर्फ प्रजा बनाए रखना चाहते हैं, उनका कब्जा होता जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। जो 5-10% बचे हुए थे, उनमें भी घनघोर अंधेरा छा गया है। अब कुछ ही गिने चुने चैनल हैं, गिने चुने वेबसाइट्स हैं, जो अब भी जनता, समाज, देश, दुनिया के बारे में एक प्रोफेशनल ढंग से अपने कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है मैदान, अभी भी हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर कुछ राइट विंग, कुछ अराजकतावाद के शिकार हैं। राइट विंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो है ही अपनी जगह, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के जो बड़े राजनेता हैं, उनका सहारा लिया है इन लोगों ने सत्ता में आने के लिए भी। लेकिन जो बीच के बचे हुए थे, उसमें बहुत सारे सनसनीखेज बन गए, अराजक बन गए, और यहां तक कि लुम्पेनिज्म भी उनके अंदर दिखाई देने लगा। लेकिन खुशी की बात यही है, या आशा की बात यही है, कि कुछ एक प्लेटफॉर्म्स आज भी अपने देश में बने हुए हैं, और वे लगातार जर्नलिज्म करने की ऐसे मंचों पर भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, टिप्पणीकार शीतल पी सिंह। शीतल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप जो सोशल मीडिया के जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके बारे में सोचा गया था, समझा गया था इनके आने के बाद कि बहुत कुछ बदलेगा, जो निराशा थी मेन स्ट्रीम मीडिया से, पारंपरिक मीडिया से, वो दूर होगी। अभी के परिदृश्य पर पहले आपकी एक टिप्पणी, इसके बाद हम फिर सवाल और करेंगे। देखिए, सूचना के स्रोत के तौर पर जो ये डिजिटल मीडिया है, इसने टेलीविजन को रिप्लेस करना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था काफी पहले से। अब इसने उसको पछाड़ दिया है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू डिजिटल मीडिया पर है, वो करीब 18-20% क्रॉस कर गया था 24-25 में, और इस साल की जो ग्रोथ है उससे लगता है कि ये मामला 25-30% तक इस साल चला जाएगा, या और भी ज्यादा जा सकता है, जो रेवेन्यू इसकी तरफ आ रहा है। तो वो रेवेन्यू इसीलिए आ रहा है कि इसके दर्शकों की संख्या बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा बड़े परिमाण में बढ़ी है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप में ज्यादा सहज है, सुलभ है, सबके हाथ में है, और आदमी जब चाहे अपनी रुचि के अनुसार इसको स्क्रॉल करके देख सकता है।
इस वजह से इस मीडिया ने एकाएक बहुत बड़ा आकार ले लिया है। दूसरे, ये जो हमारा भारतीय डायस्पोरा बाहर रहता है, उसके लिए भी सबसे सुलभ है कि बिना कोई अलग से किराया विराया दिए वो आराम से अपने फोन में इसको देख लेता है। और ये बहुत तेज है, खटाखट इसमें बहुत कुछ आता रहता है। लेकिन जैसा कि हर मीडिया के साथ हुआ, इस मीडिया में तो और बहुत आजादी थी एक हद तक। सरकारों के लिए तो बहुत सुविधाजनक है ये, लेकिन जनता के लिए ये हुआ कि इस आजादी का दुरुपयोग करने वालों की पूरी कतार लग गई। हमारे यहाँ जो सरकारी और गैर सरकारी फैक्ट चेक करने वाली संस्थाएं हैं, सरकार ने भी आज तो एक पीआईबी और उसने खोल लिया है, उसके अनुसार, और खुद ये जो सोशल मीडिया मॉडल्स हैं, और ज्यादातर इनके दावे गलत साबित होते रहते हैं, लेकिन ये विपक्ष को निशाना बनाते हैं, और एक बहुत बड़ा क्राउड है जो विपक्ष के बारे में कुछ भी झूठ फूट कह दीजिए वो तुरंत उसको लपक लेता है। न्यूज है, ऐसी ही खबरें क्रिएट करते हैं ये लोग जो कम्युनल, झूठी और इस तरह की होती हैं। नेशन टीवी, ये सब वो है जिनको विभिन्न फैक्ट चेकर्स ने समय समय पर, और सरकारी फैक्ट चेकर्स ने भी पकड़ा है, और जो इनका कम्युनिटी स्टैंडर्ड बनाती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपना अपना, उसमें भी ये लोग पकड़े गए हैं, कई बार निरुद्ध भी किए गए हैं। और एक अल जजीरा भी इस तरह की जांच करके उसने एक अच्छी रिपोर्ट बनाई थी भारतीय मीडिया पर, ये उसमें से आधारित मैंने अभी थोड़ा सा आपके कार्यक्रम से पहले गूगल स्क्रॉल करके निकाला है। ये एक तरफा हो गए। दूसरी तरफ क्या है कि चूंकि जनता बहुत परेशान है, जनता जो उससे लोकतंत्र छीनता जा रहा है, जनता जो आर्थिक रूप से बहुत कठिनाइयों में है, जनता जिसके पास रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, वो सब जो परेशान हैं वो भी सूचना के लिए भागते हैं इधर उधर। और हमारे अल्पसंख्यक लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग जो निशाने पर हैं और तरह तरह की सामाजिक अत्याचारों से जो शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, प्रशासनिक दमन के शिकार हैं, वो सब लोग भी सूचनाओं के लिए इधर उधर तड़पते हैं। इन लोगों का आखेट करने के लिए भी एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया है। वो भी तो उनको बहुत झूठी तसल्लियां, कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, नीतीश कुमार का 100 बार इस्तीफा करा चुके हैं। वो आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका दर्जनों बार हृदय परिवर्तन करा चुके हैं। मोदी जी और अमित शाह को तो रोज ही गिराते रहते हैं, और हर चुनाव में इस तरह की गफलतें पैदा करते रहते हैं। हम लोग इतनी मेहनत से इंफॉर्मेशन जुटाते हैं तब भी गलत हो जाते हैं। इनको सिर्फ कुछ नहीं लगता, एक थंबनेल में हवा लगाई और व्यूज मिल जाते हैं। तो ये जो हो रहा है कि व्यूज का धंधा जो आ गया है, उसने दोनों तरफ की सूचनाओं को चौपट कर दिया है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पे मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन, कम्युनल इंफॉर्मेशन और जहरीली इंफॉर्मेशन और झूठ परोस के जो हमारा काम है मीडिया का, उस वैसे ही इस समय खतरनाक बिंदु पार कर चुका है। अब कोई बिंदु बचा नहीं है। जितने भी हमने मानक बनाए थे किसी भी चीज की मतलब शुद्धता के लिए, वो हमारे एरिया के अब सारे मानक तहस नहस हो चुके हैं। जो टेलीविजन और अखबार हैं वो तो वेपनाइज कर लिए गए हैं सरकार द्वारा, चूंकि वो पूरी तरह से विज्ञापनों पर, सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर हैं, और अदरवाइज भी आइडियोलॉजिकली भी चूंकि उनमें सवर्ण जातियों का प्रभुत्व है, तो वो जातियां चूंकि बीजेपी और इस समय जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके साथ हैं, इसलिए भी वो अपने मतलब मन से भी, विचार से भी और सरकारी धन से भी वो तो वेपनाइज्ड है। उधर से वो जनता पर हमला करते हैं, इंफॉर्मेशन तो खैर गलत देते ही देते हैं, कम्युनलाइज करने में ज्यादा उनका पूरा रोल सिर्फ एक ही लाइन पर है कि देश को कितना जहर से भर दिया जाए, और बहुत भरने में वो सफल है। अब वो बचा था थोड़ा बहुत कि इसमें आदमी अपनी बात कह सकता था, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसमें जब ये जो भीड़ आ गई है, जो व्यूज के लिए मार काट कर रही है और ऐसे थंबनेल लगाती है जिनका वास्तविकता से ज्यादातर बार कोई संबंध नहीं होता, और राजनीतिक खबरों में तो बहुत ही बेईमानी करती है। सच्चाई क्या है? आप तो इतने उम्र के पत्रकार हैं, इतना वर्ष आपने सब चीजें कवर की हैं, संसद वगैरह भी कवर की है, सब जगह काम किया है, प्रिंट में भी और इधर उधर। जब आप आज से शुरू में, आज से 30-35 साल, 40 साल पहले जब भी पत्रकारिता में आए रहे होंगे, तो हम लोगों के जो संपादक नाम की एक संस्था होती थी, वो बहुत सारी चीजों पर एक नियमन करती थी, नॉर्म्स थे, उन सब
के आधार पर हम लोगों को जब शुरू शुरू में आते थे तो रोज टोका टोकी होती थी, और वो उसने एक आदत हम लोगों में चीजों के प्रति डाली थी, और उस जमाने में इस सब का बड़ा मतलब था, और ये सब था। ठीक है, गलतियां तो हमेशा हुई हैं, लेकिन काफी एक बड़े लेवल पे ये सब चीजें मॉनिटर्ड थी और स्ट्रक्चर्ड थी। ये आजादी मिलने से कथित आजादी एक्चुअली आजादी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इस समय ज्यादा इसमें निरोधक चीजें डाली जा सकती हैं, इसको ज्यादा मॉनिटर किया जा सकता है, इसको ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, इसको सेग्रीगेट बहुत किया जा सकता है। इस समय ज्यादा है चीजें कंट्रोल के लेवल पर, जो भी किसी किस्म की सत्ता है उसके पास। लेकिन ये दिखने में आजाद मीडिया लगता है, तो इस जो आभासी आजादी है इसको भी हमने सत्यानाश कर लिया है, और ये लोगों का भरोसा टूट रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कठिनाई में है उनको हम हमारा काम था कि कम से कम सूचना के स्तर पर हम उनको सचेत करें चीजों और कठिनाइयों के प्रति। हम उनको और अचेत करते जा रहे हैं, और कंफ्यूज करते जा रहे हैं, और डराते जा रहे हैं, और निराश करते जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, जो आप ये बात कह रहे हैं कि एक खेमा तो ऐसा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स का या कुछ वेबसाइट चलाने वालों का, जो विचार से भी काफी राइट विंगर है, और वो जनता का पक्ष नहीं लेता, समाज का पक्ष नहीं लेता, बड़े लोगों का पक्ष लेता है, उलझुल खबरें भी करता है, प्लांट करता है, योजना के तहत काम करता है। लेकिन एक दूसरा जो खेमा, जो इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे उभर के आया, और जिसमें अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो निराशाजनक बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा निकल गया है जो व्यूज के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी परोस रहा है। और एक एडिटोरियल जिसकी आपने चर्चा की, एक ओवरसाइट, या एक यूं कहा जाए कि एक संपादकीय निगरानी या संपादकीय सोच या समझ कहीं नहीं दिखाई देती ऐसे चरणों पर। वो अचानक बता देते हैं कि मोदी सरकार बस जाने वाली है, इस बार आंध्र प्रदेश के कारण जाएगी। खुलेआम कह देते हैं कि बस मोदी सरकार गई जी। अब लोग समझते हैं कि मोदी सरकार जा रही है, और ये तो जो अच्छे चैनल माने जाते हैं, पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकारों के, पूर्व संपादकों के, वो ये खबर नहीं दे रहे हैं। और ये खबर आ रही है दूसरे एक प्लेटफॉर्म से कि भाई मोदी सरकार जा रही है, तो जो मोदी सरकार की आलोचक हैं उनको बड़ी खुशी हो जाती है, कह रहे मोदी सरकार जा रही है और ये खबर कोई नहीं दे रहा, ये चैनल दे रहा है। पता चला कि वो करोड़ों में उसका व्यू चला जाता है, लाखों में चला जाता है। तो ये जो एक ट्रेंड उभर कर आया है कि झूठी खबरों को परोसना, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जो एक आलोचक वर्ग है या समाज का ऐसा तबका है जो सचमुच बदलाव चाहता है और सकारात्मक सोच के साथ चाहता है, उसको वो नकारात्मकता से भर देते हैं, उसके अंदर निराशा भी पैदा करते हैं जब वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड के पीछे आपको क्या कारण लगता है? ये सिर्फ पैसा कमाने का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, मूलतः तो पैसा कमाने का ही है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ फंडामेंटलिज्म के, कास्टिज्म के बहुत सारे प्रतिरूप बहुत तरह के सांस्कृतिक तौर पर हमारे सामने उपस्थित हैं, और वो तरह तरह की ऐसी चीजें करते हैं। बहुत सारे हमारा जो होस्टाइल पड़ोस है उनका भी बड़ा रोल रहता है हमारे यहाँ। हमको चूंकि अब इसमें ये कोई तो पता नहीं लगता किसी के अकाउंट की प्रोफाइल से कि ये पाकिस्तान से खुली है प्रोफाइल, की बांग्लादेश से खुली है कि नेपाल से खुली है। तो ये जो एक झगड़ा चलता है एजेंसियों के बीच आपस में, वो भी बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल में इसमें ऐसा हस्तक्षेप भी होता है जो मतलब बहुत खतरनाक है। तो हम लोग एक सचमुच में सूचनाओं के मामले में बड़े खतरनाक दौर में। तो धार्मिक आग्रहों से, जैसे जो हिंदू फंडामेंटलिज्म, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग एक तरह का झूठ, एक तरह का कम्युनल प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करते हैं, वैसे ही कुछ चैनल हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वो इस्लाम, जो पॉलिटिकल इस्लाम है उसकी दृष्टि से झूठी खबरें और एक झूठा प्रचार लेके चीजों को प्रस्तुत करते रहते हैं। इन दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स में, और कुछ हमारे जो नॉन इस्लामी भी हैं,
लेकिन उनको मुस्लिम समाज का या सिख समाज का या अल्पसंख्यकों का व्यूज चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो उनकी रुचि के थंबनेल लगा के जो उस क्राउड में ज्यादा जा सकते हैं वो उस तरह के थंबनेल भी पेश करते हैं। ये सब मिलजुल के एक ऐसी खिचड़ी पैदा कर रहे हैं जिसमें तथ्य की, सच की और एक मीडिया की, तो मतलब मीडिया का जो भी उसका नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन अलिखित ही सही जो भी है, उस सब की तो हत्या हो ही रही है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि सूचना की हत्या हो रही है, इंफॉर्मेशन किल हो रही है, और मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन और झूठ जो है और सांप्रदायिकता जो है, ये जो है उसकी जगह सबके दिमागों में पहुंच रहा है। तो ये दो तरफा जो नुकसान है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आपने अच्छा किया कि इस पे कार्यक्रम रखा। कम से कम जो लोग आपके दर्शक हैं वो तो इस तरह से अब सचेत होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या और एक बड़ी चुनौती शीतल जी ये है कि एक तरफ हम लोग एक आलोचनात्मक व्यू ले रहे हैं मीडिया के इस हल्के का, लेकिन दूसरी तरफ जो इसी मीडिया यानी इंडिपेंडेंट मीडिया जिसको कहते हैं, उसका एक बहुत छोटा सेक्शन है जो सचमुच जर्नलिज्म कर रहा है, यूट्यूब पर भी, वेबसाइट्स के स्तर पर भी। तो शासन उसको ज्यादा दबाने की कोशिश में है क्योंकि उससे ज्यादा वो परेशान है। वो बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से वो चीजों को पेश कर रहा है। तो ऐसे चैनलों को, ऐसी वेबसाइटों को शासन की तरफ से परेशान करने के लिए ये जो माहौल ओवरऑल जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, उसके बहाने वो तरह तरह के नियंत्रण, रेगुलेशन या अंकुश, इसके जो तरीके हैं खोजे जा रहे हैं। बहुत सारे आपने सुनाई होगा, बहुत सारे विधायी या कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं और किए जा रहे हैं, और भी कुछ हो रहे हैं, हो सकता है आगे और हो। तो इससे कैसे वे प्लेटफॉर्म बचें जो जेन्युइन जर्नलिज्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही मतलब जरूरी सवाल उठा दिया है कि एक और तो ये परिस्थिति है जो व्यवस्था के ही पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था इतने से भी संतुष्ट नहीं है। जो बहुत थोड़ी सी सेन आवाजें बची हुई हैं, बहुत थोड़े से प्रश्नकर्ता जो बचे हुए हैं, वर्तमान डिस्पेंसेशन उनको भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और वो उनको भी रोकने के लिए तरह तरह की चीजें, जैसे डीपीडीपी जो कानून अभी लाया गया है, तो इसमें कोशिश की गई है कि अब आप लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में है। दूसरे ये जो माध्यम है, इनसे हम बार बार पाते हैं कि बहुत सारे वीडियोस हटवा देती है जब चाहती है सरकार, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट ब्लॉक करा देती है। मतलब हमारा देश वो दुनिया में उन देशों में है, रादर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंटरनेट पे प्रतिबंध लगा करता है। तो हमारे यहाँ तो ये सब चीजें, इतना छोटा हिस्सा जब ये काम कर रहा है, उसको भी रोकने के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रतिबंधात्मक और ऐसी चुनौतियां खड़ी की जा रही जिससे ये काम भी ना हो सके। ये जो बहुत थोड़ा सा काम हो रहा है, इसको भी वो नहीं चाहते कि हो सके। ये तो कोशिश हो रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इस पर लोगों का ध्यान है। लोग इसकी मतलब इसको आलोचना कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ऐसे बहुत जरूरी चीजों पर बिल्कुल कोई भाव नहीं देती, तो इस पे वो भाव देगी ऐसा तो हम कहीं से पाते नहीं। जी, लेकिन अभी के दौर में जो इस तरह के सीरियस या जर्नलिज्म को गंभीरता पूर्वक लेने वाले, प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूब पर एक्टिव हैं, वेबसाइट्स पर एक्टिव हैं, आपको लगता क्या है कि क्या उनको भी एक कुछ प्लेटफॉर्म्स जरूर उनके अपने हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो और फिर उनकी एक से हो, ताकि उन पर कभी दबाव बने, अंकुश लगाने की कोशिश हो तो एकजुट होकर वो अपनी बात कह सकें? देखिए, तकनीक के विकास में उल्टा हुआ है। चीजें लोगों के हाथ से बहुत दूर होती चली गई हैं। जैसे टेलीविजन चैनल जब आए जिन्होंने अखबारों को खाया, तो पहले तो अखबारों में ही जब काले सफेद अखबार थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जब वो रंगीन हुए तो संख्या उनकी बहुत घट गई, 1/10 रह गए।
जब टेलीविजन आया तो वो संख्या तो बहुत ही कम हो गई, 400-450, 500 चैनल ही हैं जो न्यूज के सब भाषाओं के हैं। और जाहिर है कि इनमें 90% तो घाटे में है, जो सरकारी विज्ञापनों पर पूरी तरह से निर्भर है। तो उनसे आप कोई पत्रकारिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो बचे हुए 10% भी हैं, उनमें दूसरे उनके हित होते हैं, चूंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। तो इतना पैसा लगाने के लिए तो कोई साधारण आदमी आएगा नहीं। आप जानते ही हैं कि अब तो सिर्फ 2 उद्योगपतियों ने हमारे मीडिया के अधिकांश हिस्से को अपने पेट में निगल लिया है। तो उनके इंटरेस्ट तो हमेशा जो भी सत्ता में रहेगा, अभी तो ये वर्तमान सत्ता को तो ये माना जाता है कि वही लोग लेके भी आए हैं और वो लगातार उनके क्लोज हैं। तो उसमें तो कोई गुंजाइश अब बची नहीं, वो तो एरिया ही खत्म हो गया। इसलिए कि तमाम जो प्रतिभाशाली और अच्छे पत्रकार थे, वो नौकरियों से निकलवा दिए गए और अब उनको कहीं नौकरियां मिल नहीं सकती, वो टारगेटेड हैं। जो बेस्ट लोग हमारे क्रीम हैं जो समाज के पत्रकारिता के, उनको नौकरी ही नहीं मिल सकती, उनका तो एरिया ही खत्म हो गया। वो बहुत सारे लोग अब यूट्यूब वगैरह से अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें उनके सामने ये चुनौती है कि वो पढ़ लिख के, मेहनत करके, तथ्य जुटा के, सरकार का सामना करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरी ओर उनके सामने थंबनेल के जरिए जो मन में आए सो वाला 1000 प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो उनकी रीच को और हर चीज को काट देने के लिए मौजूद है और ज्यादा बड़े समाज को घेर लेने के लिए मौजूद है। तो उनके सामने ये चुनौती है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये दोनों अमेरिका से आते हैं, गूगल और मेटा। अब दो के ही पास सब कुछ है। मतलब पहले जो था, जो 1 मिलियन के आसपास ब्लैक एंड व्हाइट अखबार थे, अब उसकी जगह 2 लोगों के पास सब कुछ है और वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। लेकिन उनके जो मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब भर्ती किए जाते हैं सरकार की सहमति से। तो इस तरह से परोक्ष रूप से तो वो सरकार के ही हाथ में है। दूसरे इन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इसमें ये सबको मॉनिटर कर सकते हैं। दर्शक, एक एक दर्शक को बीन सकते हैं, उसकी रुचि, उसका व्यवहार, उसकी ये, और एक एक प्रोग्रामर को हर चीज मॉनिटर कर सकते हैं मशीन से ही, और मशीन के जरिए ये हिस्सा बांट कर सकते, करते हैं ये। तो एक सुविधा तो सरकारों के साथ ये है कि इनके मैनेजरों के जरिए वो सेग्रीगेशन का करके, जैसे उर्मिलेश जी जिस तरह का की बात कर रहे हैं, शीतल पी सिंह जो बात कर रहे हैं, और इस तरह की बात करने वाले जो 25, 50, 10-20 लोग हैं, उन सब के दर्शकों का ये सेग्रीगेशन कर देंगे। हमारी रीच सिर्फ उसी सेग्रीगेटेड एरिया में ही हो सकती है, उससे इतर हो ही नहीं सकती। वहां जाने ही नहीं देंगे जहां हमें जाना चाहिए। और इसी तरह से ये अभी इस तकनीक का कमाल है। अब इसका विकल्प अगर हम फेसबुक क्रिएट करना चाहें, ट्विटर लाना चाहें, तो आप जानते हैं कहां से ला सकते हैं। भारत का कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति जो ला भी सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका वगैरह से है, उनका चुनौती ये कर नहीं पाएंगे, तो ये उसमें जाएंगे नहीं। वो जल्दी में लगे हैं कि यहीं के उनके माल की और उनके टेक्नोलॉजी की दलाली करके आगे बढ़े, वो लाइन ही दूसरी है। तो ये एक ऐसी चुनौती आती जा रही है मनुष्य के तकनीकी विकास के साथ। और कम्युनिकेशन का क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें लगभग 42% दुनिया की शोध का जो धन है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो 42 रुपया सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों के शोध पर खर्च हो रहा है। तो इसमें नए नए प्रोडक्ट बहुत जल्दी आते रहते हैं। साल में 2-2 बार एप्पल के फोन के वो डिजाइन आ जाते हैं, सैमसंग के आ जाते हैं, इनके आ जाते हैं, उनके आ जाते हैं, और जाने क्या क्या चीजें इसमें भरती जा रही है। अब तो हर चीज इसी हाथ में आती जा रही है, और फिर ये बड़ी तेज भी चेंज हो रहा है, चूंकि वो बड़ी चुनौती है, इसमें बहुत बड़े बड़े बाघ लड़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें कहीं उसमें जा नहीं सकते। देश जा सकते हैं बड़े बड़े, जैसे चाइना गया है, उसने गूगल का भी विकल्प कर लिया है, अपना इंटरनेट भी उसका अपना चलता है, फेसबुक जैसे उसके पास 10 अपने प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक वगैरह छोटे उसके दूसरी तरह के ही प्लेटफॉर्म है जिनको दुनिया रोकने में लगी हुई है। तो वो सब तो देश के स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के स्तर पर या किसी एक ग्रुप के भी स्तर पर हम लोग इसको कैसे करें, संभव ही नहीं है। मतलब दूरी इतनी ज्यादा है, धन इतना बड़ा चाहिए, इतने साधन चाहिए, इतनी नॉलेज चाहिए, वो सब हमारी सीमा से बहुत दूर निकल गया है। तो चैलेंज इस दौर का उर्मिलेश जी ऐसे हैं जिनके स्वाभाविक उत्तर है ही नहीं हमारे पास।
यही है कि ये कह सकते हैं कि भाई ऐप बेस्ड जो हमारे या जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह है या जो आपके जैसे प्रोग्राम वगैरह है, इसमें दर्शक अपने लेवल पे छांटे बीने। ये प्रिंट के जमाने में भी हम लोगों के सामने चैलेंज होता ही था। दिनमान या रविवार की उतनी रीडरशिप थोड़ी थी, उनकी रीडरशिप बहुत कम होती थी। और जागरण जैसे अखबारों की बहुत रीडरशिप तब भी थी, आज भी है। तो वो समस्याएं रही हैं हमेशा, मासेज और क्लास की, वो रहेंगी। लेकिन अभी तो बहुत ही ज्यादा समस्या ये है कि तब मॉनिटरिंग इस तरह की नहीं थी और सरकारों के हाथ में इतना सरल नहीं था। अब ये बहुत सरल हो गया है और एक दफ्तर में बैठे एक कंप्यूटर पे एक एक आदमी की हर चीज जानी बूझी और उसको नियंत्रित की जा सकती है, मैदान से बाहर किया जा सकता है। ऐसे चैलेंज में हम आप ये बात कर रहे हैं जो बात आप कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है। देखिए, एक और सवाल है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सबाल्टर्न समूहों से हैं और वो हम लोगों से मिलते रहते हैं, खासकर यंग जनरेशन के पत्रकार जिनको इंटरनेट ने जर्नलिस्ट बनने का मौका दिया और दरअसल उनकी जर्नलिज्म की ट्रेनिंग भी है। ऐसे अनेक लड़के हैं जो आईएमसी से या किसी और मीडिया संस्थान से, मास कॉम के डिफरेंट स्कूल से पढ़कर आए, उनको कहीं किसी जगह नौकरी नहीं मिली, न तो अखबारों में मिली, न तो टेलीविजन चैनलों में मिली। अब वे सभी यंग लड़के जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, वो अच्छा जर्नलिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो बार-बार जब बात करते हैं तो कहते हैं सर हमें उतने व्यूज नहीं मिलते, हमें उतने व्यूज नहीं मिलते क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन के लोग शायद उतने वाकिफ नहीं है एल्गोरिदम और तमाम जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, चुनौतियां हैं, कि भाई लेकिन यूट्यूब क्यों आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा? वो तो बिल्कुल निष्पक्ष है। लोग कहते हैं कि वो तो बाहर के लोग हैं, उनको तो इंडिया और यहाँ के सिस्टम से, खासकर कास्ट और कॉन्फ्लिक्ट और ये सब चीजें, उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कारण है कि आपके अच्छे कंटेंट को भी उतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं और उल-जलूल जो व्यूज पे जो कंटेंट पेश कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं? कि भाई आपने वो जो कोट पहनी है कहाँ से लाते हैं मंत्री जी, या कि आप आम कैसे खाते हैं, आप कौन सा अचार खाते हैं, ये सब सवाल पूछने वाले लोगों को बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन आपके सवाल, आप जो गंभीर सवाल समाज का पूछ रहे हैं, उसको व्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो चिंता है, और आप आजकल आप बहुत शिद्दत के साथ इन सवालों को उठा रहे हैं अपने डिस्कोर्स में, तो आपको क्या लगता है कि क्या सबाल्टर्न सेक्शंस के यंग जर्नलिस्ट जो हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, क्या वाकई उनके लिए कुछ गंभीर चुनौती है, या ये कंस्पिरेसी थ्योरी केवल एक तैर रही है उनके बीच की, हमको जानबूझकर पीछे किया जा रहा है? नहीं नहीं, उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। मतलब मनुष्यता के विकास के साथ साथ जो तकनीकी और व्यवस्थात्मक विकास हुए हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट्स हैं, उन सब ने चीजें बहुत क्लिष्ट कर दी है। और पहले ही हमारे समाज में जाति की वजह से जो क्लिष्टता थी, उसमें इनकी इनके आ जाने से ये बहुत कठिन स्थिति हो गई है कि मतलब उभर के आ पाना किसी क्षेत्र में बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, और उन लोगों के लिए भी निश्चित तौर पर कठिन है। और हम अगर ये सोचें कि ये चूंकि अमेरिका में इसका सर्वर है और ये कंपनी एक यहूदी की है, इस वजह से इसमें डेमोक्रेसी है, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पर जो भारत में उनके लोग हैं जो उन्होंने नियुक्त किए हैं, ऐसी खबरें भी पहले आ चुकी हैं कई बार, फेसबुक और उनके संचालन में सीधे सीधे बीजेपी के पदाधिकारी वगैरह रहे। आप सोच ही सकते हैं कि जब हम जानते हैं लेकिन इसको मानते नहीं है कि पेगासस भी हमारे यहाँ यूज किया जा रहा है, और इसका तो नाम चूंकि आ गया था, पश्चिम में इस नाम का ये खुल गया था, वहां की जहां हमारे यहाँ तो अपनी ओर से कोई सूचनाएं हमारे पास आती नहीं है। हम जिस दौर में हैं उस दौर में तो सच्ची बात ये है, आप ये मतलब आप तो जानते ही हैं कि अब हम लोग भी चूंकि कभी कभी चैनलों वगैरह पे बुला लेता है कोई पुराने उस वजह से कभी कभार एक दो जगह, तो वहां हमें वो लोग भी मिलते हैं जिनको हम ये समझते हैं और वो भी ये समझाते हैं कि वो इस सरकार के बड़े खैर ख्वाह है, क्योंकि आजकल तो वही बाहर चली हुई है, ज्यादातर खैर ख्वाह लोग ही सब विश्लेषक वगैरह बना के चैनलों वगैरह पे बैठाए जाते हैं। तो उस वजह से आमना सामना और बोलचाल होती ही है। आप अचरज करेंगे कि इस दौर में इस तरह का
एक और ये सब खुलापन दिखता है, दूसरी ओर चीजें कितनी कंट्रोल कर ली गई हैं कि जो सेंट्रल हॉल होता था, अब नई संसद में तो उस तरह का की व्यवस्था ही नहीं है। प्रेस दीर्घा भी जो मुझे बताया गया, मैं तो गया नहीं, आप लोग जाते हैं, वो भी कुछ अजीब तरह से है और शायद बिल्कुल अब उस तरह के संपर्क के सारे रास्ते बंद हैं। मंत्रियों वगैरह के यहाँ जो अबाध वो सब पत्रकार चले जाया करते थे, जिनके पास होम मिनिस्ट्री वाला ठप्पा होता था, पीआईबी वाला, वो सब भी बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरीज वगैरह के यहाँ, सबके यहाँ आपको अनुमति से जाना है, वो सारी अनुमतियां मॉनिटर्ड है। तो किसी सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं है किसी पत्रकार को बुला के मिले और कोई टिप दे दे। तो इस दौर में कोई सूचना बाहर आती ही नहीं है। और इवन जो इनके चाटुकार पत्रकार हैं, जो इनके रोज ट्वीट करते हैं, जो इनके लिए शाम की सभा लगाते हैं, जो इन सभाओं में इनके पक्ष में बोलते हैं, और हम जिनको ये समझते हैं कि इनके लोग हैं, उनको नहीं पता होता अभी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कौन बना। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग भी, जाहिर है भाई, हमारे पास तो अपना कोई प्राय भी है नहीं, अब हम संसद भी नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं है हम, तो हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि भाई किसको बना रहे हो, क्या है तुम्हारी, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो बीजेपी के पत्रकार हैं वो ही नहीं बता पा रहे थे, इधर उधर बीसों टिप वो भी मार रहे थे जैसे कोई भी मारता है। यानी अब ये दौर है कि इस दौर में उनके अपने समर्थकों को भी पता नहीं होता, मंत्रिमंडल के सदस्यों को पता नहीं होता, केंद्रीय मंत्रिमंडल के। और ये तो दौर ऐसा है कि नोटबंदी लागू कर दी गई, उसके बाद आरबीआई वाले से और सबसे दस्तखत कराए गए, तो कैबिनेट शैबिनेट सब ढक्कन हो चुकी है। दो आदमियों के बीच सारी इंफॉर्मेशन और उनके दफ्तर और उनके लोगों के बीच सब कुछ सेंट्रलाइज हो चुका है। तो कौन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा ये तय, और उसके बाद कौन क्या होगा, ये सब चीजें बहुत ही सीमित जगहों में सब तय हो रही है, कोई सूचना बाहर नहीं है। ऐसे दौर में आप समझें कि एक बहुत बड़े समाज को हम ये समझ रहे हैं कि आजादी है उसमें और हम अपनी बात व्यक्त कर ले रहे हैं, ये नितांत और गंभीर गलतफहमी, सच्चाई ये है कि हम भयानक मॉनिटरिंग के खतरे के शिकार हैं इस समय, और हमारी एक एक चीज पर नजर है, हम बिल्कुल मॉनिटर्ड है, और हम कोई बेवकूफी अगर करते हैं तो अपने उसके लिए भोगी होंगे, और बिना गलती के भी भुक्तभोगी होने के चांसेस बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए शीतल जी। हम भविष्य में भी मीडिया के अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग मुद्दों पर जरूर चर्चा करते रहेंगे, ताकि केवल पॉलिटिक्स 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 ही ना हो, बल्कि पॉलिटिक्स से इतर बहुत सारे सवाल हैं जो समाज के लिए और स्वयं राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पॉलिटिक्स है, ये भी पॉलिटिक्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि मीडिया की भी पॉलिटिक्स है और मीडिया के पीछे भी पॉलिटिक्स है, उसको भी बताना जरूरी है, सिर्फ नेताओं को के चेहरे को दिखाना नहीं। तो हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुक्रिया।